हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है मौर्य साम्राज्य का उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था अशोक के जो है बृहद चतुर्दश बृहद शिलालेखों की बात की थी। इस पार्ट में हम जो है अशोक के लघु शिलालेखों को देखेंगे, बृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, अशोक के नाम व उपाधियों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला जो अशोक का लघु शिलालेख है वो आपका भाब्रू लघु शिलालेख है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भाब्रू लघु शिलालेख है कहाँ से मिला है। यह मिला है आज के जो है मॉडर्न समय की अगर हम बात करते हैं तो ये जयपुर से मिला हुआ है। तो जयपुर से अशोक का काफ़ी लगाव था। अशोक के अभिलेखों में या उस समय के साहित्य में जो जयपुर है इसको बैराठ कहा जाता था। बैराठ, ये बैराठ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बैराठ या विराट नगर की चर्चा आती है। तो बैराठ या विराट नगर जो है ये राजस्थान का पोर्शन था जो आज के समय में जयपुर, ठीक है, जो आज के समय में जयपुर है उस समय बैराठ या विराट नगर कहलाता था। तो यहाँ बैराठ से जो अशोक का काफ़ी लगाव था। ठीक है, क्यों लगाव था? क्योंकि यहाँ से उसके दो अभिलेख जो है लघु अभिलेख या लघु शिलालेख मिले हैं। और एक तो भाब्रू लघु शिलालेख है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो बैराठ अभिलेख कहा जाता है। एक भाब्रू लघु शिलालेख जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा बैराठ है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर उसने जो है बौद्ध स्तूप, गुहागृह, श्रावगृह आदि बनवाए। इवन जो है भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों के पूजार्थ जो है एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अशोक ने विराट या बैराठ से ही जो है विराट नगर या बैराठ से ही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और एक वर्ष जो है इस स्थान पर रहकर उसने साधक के रूप में जीवन व्यतीत किया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस पता रहे और आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? आज के समय का जयपुर, जो उस समय बैराठ या विराट नगर था। तो इसकी खोज जो है कैप्टन बर्ट है। यहाँ पर बर्क लिखा गया है लेकिन ये कैप्टन बर्ट थे। तो कैप्टन बर्ट ने जो है इसकी खोज की थी 1837 में। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। त्रिसूत्रों मतलब बुद्धम धम्मम संघम, त्रिसूत्रों का वर्णन है। 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों को कहा गया है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं इन 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों को क्या करें, अध्ययन करें। ये किसने आदेश दिया? अशोक ने आदेश दिया। इसके अलावा अशोक ने जो है अशोक का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कहता है कि बुद्ध द्वारा जो भाषित है वह सुभाषित है। मतलब बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सुभाषित है। यह आपका जो है भाब्रू लघु शिलालेख में है, याद रखिएगा। बुद्ध द्वारा जो भाषित है वह सुभाषित है। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। बीजक की पहाड़ी है, इस बीजक की पहाड़ी से जो है ये लघु शिलालेख मिला है। और बीजक की पहाड़ी को भाब्रू पहाड़ी भी कहा जाता है। और इस बीजक की पहाड़ी में अशोक कालीन, जैसे मैंने बताया, जो बौद्ध मंदिर है, स्तूप है और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। हीनयान संप्रदाय के सबसे प्राचीनतम स्थापत्य जो है इन्हीं को माना जाता है। जैसे आप पता है कि बुद्धिज़्म जो है हीनयान महायान 2 सेक्ट में जो है डिवाइड हो गया। तो हीनयान बुद्धिज़्म का जो है मतलब एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हो आर्किटेक्चर या चीज़ों का जो है एक केंद्र आपका जो है विराट नगर या बैराठ था। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस शिलालेख के बारे में है, सबसे लंबा अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है और कैप्टन किटोई ने जो है इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा अभिलेख। जैसे मैंने बताया यह भी आपका जो है जयपुर से ही मिला है और इसका नाम है बैराठ अभिलेख। इस अभिलेख की अगर हम बात करें तो बैराठ अभिलेख, इसकी खोज जो है कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने की थी और इसकी भाषा तो बहुत ज़्यादा अस्पष्ट है, फिर भी जो है रूपनाथ अभिलेख के आधार पर इसको पढ़ा गया। इस अभिलेख में जो है अशोक ने कहा है, ठीक है, कि अब उसको पूरा तो मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, बस छोटा सा सारांश यही है कि जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। वैसे मैं पूरा रीड कर देता हूँ। अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा 2.5 वर्ष से रूपनाथ अभिलेख के आधार पर जो पढ़ा गया है या बैराठ अभिलेख का भी कंटेंट वही है।
तो 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं उपासक हुआ हूँ पर मैंने उद्योग नहीं किया, परंतु 1 वर्ष से अधिक हुए मैं संघ में आया, तब से मैंने अच्छी तरह उद्योग किया है। इस बीच जम्बूद्वीप में जो देवता सच्चे माने जाते थे अब वे झूठे सिद्ध कर दिए गए हैं। यह उद्योग का फल है। यह फल केवल बड़े लोग ही पा सके ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करेंगे तो महान स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह शासन लिखा गया कि छोटे और बड़े सभी उद्योग करें। मेरे पड़ोसी राजा भी इन अनुशासन को जाने। मेरा उद्योग चिरस्थिर रहे। इस बात का विस्तार होगा इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा, कम से कम 1.5 गुना विस्तार होगा। ये जो है बैराठ अभिलेख का जो है कंटेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए। 60 में आप कह सकते हैं कि अशोक ने इसमें जो है छोटे लोगों से भी उद्योग करके फल प्राप्त करने का आह्वान किया है। इसके अलावा और जो लघु शिलालेख मिले हैं वो आपके जो है ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें वही जो बातें हैं अशोक की धम्म क्या जो है सार दिया गया है। और अहरौरा जो है लघु शिलालेख में जो है अशोक के 256 रातें भ्रमण में बिताने का उल्लेख मिला है। ठीक है, किस काम में अशोक द्वारा स्तूप निर्माण के क्रम में जो है 256 रातें भ्रमण में बिताने का भी उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? अहरौरा लघु शिलालेख में। इसके बाद हम आगे आते हैं, अब देखते हैं बृहद स्तंभ लेख क्या है। ठीक है, बृहद स्तंभ लेख हम देखें। अब बृहद स्तंभ लेख क्या है, जैसे ये 7 हैं। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या क्या है? 7। अब ये एक मान लीजिए जैसे एक स्तंभ है, इस स्तंभ पे जो है 7 ऐसे पंक्तियां हैं। ठीक है, ये 7 पंक्तियां हैं, 7 आदेश हैं, जो 6 इनकी संख्या 6 है। स्तंभ लेखों बृहद स्तंभ लेखों की संख्या क्या है? 6। मतलब जो मेन ये जो स्तंभ है, इन स्तंभों की संख्या क्या है? 6 है। लेकिन इस स्तंभों पर जो है लिखे जो आदेश है इनकी संख्या क्या है? 7 है। इस वजह से जो है इसको सप्तम स्तंभ लेख भी कहा जाता है। सप्तम स्तंभ जो है या सप्तम बृहद स्तंभ लेख कहा जाता है, जो 6 अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। बहुत ही आसान है और याद करने में भी बड़े इजी हैं। आप ये कहेंगे पहला जो स्तंभ है वो आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। क्यों दिल्ली मेरठ? क्योंकि ये मेरठ में था। ठीक है, यह स्तंभ लेख मेरठ में था। और तत्कालीन जो है मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे फिरोज शाह कोटला के शिकार महल में स्थापित करवाया, जिसका विवरण जो है फिरोज शाह तुगलक के एक पुस्तक है, उसके जीवन का वर्णन करने वाली एक पुस्तक, उसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है दिल्ली में स्थापित करवा दिया। और कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला है, उसमें जो है एक शिकार महल, वहाँ उस पर उसको स्थापित करा दिया। इसके अलावा देखेंगे आगे जो है कुछ फारूक सियर के शासनकाल में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर से जो है 1867 में इसे पुनर्स्थापित किया गया। अशोक की छोटी लाट जो है कही जाती है यह स्तंभ लेख। ठीक है, मतलब दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को अशोक की छोटी लाट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा बड़ी लाट देखेंगे। छोटी लाट देख ली आपने, तो अब अशोक की बड़ी लाट क्या है? तो अशोक की जो बड़ी लाट है वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये कहाँ पर है? पहले टोपरा में था। ठीक है, कहाँ पर टोपरा है? हरियाणा में यमुनानगर में टोपरा में स्थित था। लेकिन फिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसे जो है फिरोज शाह कोटला के स्थित सुल्तान के महल में स्थापित करवाया। सुल्तान के महल एक प्लेस है, आप कह सकते हैं, सुल्तान जहाँ पर सुल्तान रहता था उस महल में स्थापित करवाया और इसे नाम दिया मीनारे जरीन। इस स्तंभ को उसने नाम दिया मीनारे जरीन। और ये एकमात्र स्तंभ है जिस पर जो है अशोक के 7 लेख जो जैसे में 7 पंक्तियाँ जो है लिखी मिलती हैं, और इसे अशोक की बड़ी लाट कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा। आगे देखें, आगे अगर हम देखें तो भाई सबसे महत्वपूर्ण जो है स्तंभ लेख है जो कि प्रयाग स्तंभ लेख है। आप कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? बहुत इस पे जो है केवल अशोक के स्तंभ लेख ही नहीं है इस स्तंभ लेख पर। ठीक है, केवल अशोक के ही लेख नहीं है, अशोक के बाद के जो परवर्ती शासक हैं उनके भी कुछ लेख हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जो है अब क्या है, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि यह जो स्तंभ लेख जो है कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, और कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन अकबर ने इसको क्या किया? इलाहाबाद लेकर आया, इलाहाबाद के किले में इसको स्थानांतरित करवा दिया। अब इसमें क्या क्या है? पहली बात तो है अशोक के 6 जो है उस पर स्तंभ लेख है।
सातों नहीं है, केवल 6 है। वैसे 7 है नॉर्मली, जब मैंने क्या दिल्ली टोपरा वाले में जो है सातों है, 7 के सातों लेखे मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 6 केवल लेख हैं अशोक के बृहद स्तंभ लेख। इवन जो है एक लघु स्तंभ लेख है, ठीक है, लघु स्तंभ लेख आगे देखेंगे कि संघ में मतभेद रोकने के लिए लघु स्तंभ लेख है। अब ये क्या था कि अगर जो है कोई संघ में विवाद उत्पन्न करेगा तो उसको कहीं दूर स्थान पर भेज दिया जाएगा, ऐसा एक आदेश दिया गया था। तो ये जो है एक संघ में मतभेद रोकने हेतु जो है आदेश है लघु स्तंभ लेख, ये भी जो है इसी स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है। इसके अलावा रानी का अभिलेख है, वो कारुअकी का अभिलेख हम देखेंगे अभी। रानी, अशोक की रानी थी कारुअकी, उन्होंने जो है कुछ दान वगैरह दिया है, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर है। इसके अलावा आगा जो परवर्ती गुप्तों का जब पीरियड आता है, सो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है ये भी इसी स्तंभ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो है बीरबल का जो है माघ मेला अभिलेख है, एवं जहांगीर का भी अभिलेख है, जो अकबर काल में जो जहांगीर ने भी उस पर कुछ जो है राइट करवाया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई अशोक कालीन या मौर्य वंश का भी जो है इसमें मौर्य वंश से संबंधित आपका 1 2 3, ठीक है, ये तो मौर्य वंश से संबंधित आपके लेख हो गए। इसके बाद ये गुप्त वंश आता है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसपे जो है समुद्रगुप्त के समकालीन राजाओं का, समकालीन राज्यों का नाम पता चलता है। उसके अलावा फिर अकबर कालीन में बीरबल का नाम है, और जहांगीर, मतलब 3 वंशों का इतिहास एक तरह से, मुगल वंश, इसके अलावा जो है गुप्त वंश और उसके बाद मौर्य वंश की जो है जानकारियाँ इस प्रयाग स्तंभ लेख पर मिलती हैं। आगे हम देखें, चंपारण बिहार से अगर आप देखेंगे तो आपके 3 अभिलेख मिले हैं, 3 स्तंभ अभिलेख मिले हैं। तो इसमें आपका एक तो लौरिया नंदनगढ़ है, याद रखिएगा, लौरिया अरराज है, और लौरिया रामपुरवा है। तो लौरिया 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 अगर आपको मिले तो समझिए कि चंपारण बिहार से मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला लौरिया नंदनगढ़ जो है इस सप्त स्तंभ लेखों में सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ लेख है, ठीक है। इस लौरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब कालीन एक लेख भी उत्कीर्ण मिला है। अंग्रेजी सर्वेक्षक र्यूबन बरो का जो है 1792 में उत्कीर्ण लेख जो है इस पर मिला है। तो याद रखिएगा लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, सबसे सुरक्षित, सुंदर, आपका सातों जो सप्त स्तंभ लेख है उसमें सबसे सुरक्षित और सुंदर जो है सप्त स्तंभ लेखों में लौरिया नंदनगढ़ है। औरंगजेब कालीन भी लेख है, और र्यूबन बैरो करके एक सर्वेक्षक थे अंग्रेजी, उन्होंने भी उस पर कुछ उत्कीर्ण जो है किया है। इसके अलावा आगे हम देखेंगे तो लौरिया अरराज और लौरिया रामपुरवा को देखेंगे, तो दोनों को देख लेते हैं साथ में ही। तो ये भी दोनों चंपारण बिहार से ही मिले हैं। एक स्तंभ लेख जो है तो दोनों तो चंपारण बिहार से ही मिले हैं। साथ में एक स्तंभ लेख युक्त है, दूसरा लेख विहीन है। जो लेख युक्त स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है, और जो लेख विहीन है उस पर वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। तो आप याद रखिएगा लौरिया अरराज और लौरिया रामपुरवा, एक लेख युक्त है, दूसरा लेख विहीन है, ठीक है। एक पे आपका जो है सिंह की आकृति है, दूसरे पे वृषभ की आकृति है। आगे देखेंगे इस स्तंभ लेख की खोज जो है किसने, फिर कार्लाइल ने की थी, ठीक है। आगे हम चलें देखें, अब ये जो सातों स्तंभ लेख भैया क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं। सातों पंक्तियां हैं, हर स्तंभ लेख पर जो है 7 पंक्तियां उत्कीर्ण है, कहीं पर स्पष्ट है, कहीं पर अस्पष्ट है, कहीं पर पूर्ण है, कहीं पर अपूर्ण है, या कहीं कहीं पर जो है वो दिखती ही नहीं है। तो ये सातों क्या है, तो आप देखेंगे इन जो है इनका मूल क्या है, इनका जो है सार क्या है। तो पहला जो है, पहली जो पंक्ति है, अब ये एक एक पंक्ति में जो चीज़ें लिखी गई वो भी बताई जा रही हैं। जो पहली पंक्ति है वो बताती हैं कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद जो है पहला लिखवाया गया। इसमें मध्यम तथा लघु सीमांत महामात्रों को आदेश की धर्म के अनुसार लोगों का पोषण, शासन, विधान करो तथा सुख पहुंचाओ, ठीक है। जो प्रथम स्तंभ लेख है, तो ये कहा गया कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धम्मलिपि उत्कीर्ण करवाई गई। इसमें अशोक अपने छोटे बड़े या सीमांत महामात्रों को आदेश देता है कि धम्म के अनुसार लोगों का पालन पोषण करो और धम्म के द्वारा लोगों को सुख पहुंचाओ। जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा स्तंभ लेख है इसमें क्या है देखिए। तो दूसरे स्तंभ लेख में एक प्रसिद्ध वाक्य है जिसका नाम है, जो प्रसिद्ध वाक्य है उसका नाम है कियम चू धम्मे, याद रखिएगा कियम चू धम्मे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने कियम चू धम्मे, मतलब धम्म क्या है, ठीक है, धम्म क्या है। और इसको फिर बताया भी गया है धम्म क्या है, अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही क्या है, धम्म है, ठीक है।
अशोक दो पायों चौपायों पक्षियों तथा जलचरों पर अनेक उपकार करने तथा जीवन दान देने का उल्लेख करता है। ये दूसरा स्तंभ लेख हो गया। तीसरा अगर आप देखेंगे, तीसरा स्तंभ लेख क्या है? तीसरे स्तंभ लेख में मनुष्य अपने सुकृतों को तो देखता है परंतु वह कभी अपने आसनीव, याद रखिएगा, आसनीव, असनीव मतलब यहाँ पर क्या है? पाप। मतलब अपने जो है अच्छे कर्मों को तो देखता है लेकिन अपने बुरे कर्मों पर दृष्टि नहीं डालता है। तो 5 तरह के पापों का या 5 तरह के जो है आसनीवों का उल्लेख है। ये 5 क्या हैं? ये आपका जो है चंडीय, निठलीय, क्रोधे, मानो, ईर्ष्या, इन 5 जो है पापों का या 5 जो है आसनीवों का जो है जिक्र है। चौथा जो स्तंभ लेख है, ठीक है, ये भी जो पहले बताया 26वें वर्ष जो है उत्कीर्ण, इसमें भी जो लिखा गया राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद अर्थात 243 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसमें अशोक कहता है कि उसने जो है राजकों, जो कि राजस्व अधिकारी थे, राजकों को न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकार सौंपे हैं, ठीक है। राजकों को न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकार सौंपने का वर्णन है चौथे स्तंभ लेख में, ठीक है, चौथे स्तंभ लेख में। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा कि इसमें जो है अशोक ने लिखा है कि जैसे एक माँ अपने शिशु को एक कुशल ध्याय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजकों की नियुक्त की है, ठीक है। मतलब राजकों के हाथ में सौंप कर अशोक भी जो है मतलब वो निश्चिंत हो गया है, ठीक है। उनको न्यायिक और आप न्यायिक का आप कह सकते थे दंडात्मक अधिकार जो है राजकों, जो कि राजस्व अधिकारी थे, उनको सौंप कर जो है अशोक भी क्या हो गया है? संतुष्ट हो गया है, ठीक है। इस लेख में व्यवहार समता तथा दंड समता के सिद्धांत को लागू किया गया। इसी लेख में यह भी घोषणा है कि मृत्यु दंड से प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित करने का समय दिया जाए। तो ये आपका हो गया 4, ये चौथा आपका स्तंभ लेख हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 5वें जो है, 5वां स्तंभ लेख जो है राज्याभिषेक के 26वें वर्ष जो है, इन प्राणियों की सूची जारी की गई है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि जिनकी हत्या करना प्रतिबंधित है, और बधियाकरण और दाहांकन पर भी, मतलब जलाना उनको प्रतिबंधित है, उनका बधिया करना भी प्रतिबंधित है, ठीक है। और देखेंगे तो आपका थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें पूरी सूची, अगर आप देखें थोड़ा सा जाने इससे और भी अशोक के विचारों को या मौर्य काल से संबंधित मतलब क्वेश्चन भी निकल आते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या है इसमें जो है कि अगर आप देखेंगे कि गैंडा, ठीक है, गैंडा एक अपवाद है जिसकी सींग, हड्डियां, चमड़े को संभवतः मांस के लिए अवश्य शिकार किया जाता होगा, ठीक है। तो इसमें गैंडे पर जो है मतलब बहुत से जानवरों की अगर हम बात करें कि गैंडे की अगर हम बात करें तो गैंडे को जो है मतलब जो जानवरों की सूची की दी गई है उसमें ऐसे नहीं कि सब जानवरों का शिकार ही होता था, ऐसे बहुत से जानवर थे जो मनुष्य के किसी काम के लिए नहीं थे, लेकिन गैंडा एक ऐसा जानवर था शायद जो है मतलब उसको भी जो है अबध्य मतलब उसके भी जो है मारने को प्रतिबंधित किया गया है और व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे हत्या पर व्यापक प्रतिबंध है, कुछ पालतू प्रजातियों की मादाओं पर भी लागू होता था, जैसे बकरियां, भेड़ियां, सुअरियां जो गर्भवती हों, दूध पिलाती हों तथा 6 महीने से कम उम्र के शिशु जानवर, मतलब इस तरह से भी है। मतलब पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं था। अगर आपको लगता है कि भाई एकदम से प्रतिबंध ही कर दिया गया उसके राज्य में, तो ऐसा नहीं था। देखिए तमाम तरह की कंडीशन है कि भाई गर्भवती है उसको नहीं मार सकते हैं, मतलब बाकी को मार सकते हैं, ठीक है। दिन निश्चित किए गए थे कि किन किन दिनों पर जो है इनका शिकार और हत्या क्या है, प्रतिबंधित है। इसके अलावा मछुआरों द्वारा संरक्षित जलाशयों से मछली मारना भी प्रतिबंधित था। इसके अलावा गौर करने की जो बात है कि उस समय राज्य के लिए हाथी एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सैनिक संसाधन हुआ करता था, तो हाथी को मारना वैसे भी प्रतिबंधित ही होना चाहिए। तो इसमें मतलब बहुत से जानवरों को दिया गया जिनको पहले ऑलरेडी ही नहीं मारा जाता था, लेकिन उसने सारे जानवरों की इसमें सूची डाल दी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि
एक वर्ष में मात्र 24 दिन ही ऐसे होते थे जो उपोषित होते थे। उपोषित मतलब उपवास के दिन होते थे, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि बाकी जो है समय में इनकी हत्याएं होती थी, ये केवल 14 दिनों के लिए, ठीक है। क्या लिखा है, हालांकि यह प्रतिबंध कुछ विशिष्ट दिनों पर ही लागू होते थे, जिसके अनुरूप एक आकलन के मुताबिक एक वर्ष में केवल ऐसे 24 दिन होते थे जहां पर ये प्रतिबंध लागू होते थे। उपोषित कहलाते थे ये जो है। ये उपोषित के अतिरिक्त हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, 2-4 बार, या मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो ये मतलब एक तरह से एक आडंबर आप ही कह सकते हैं कि भाई देखिए जानवर हैं, जानवरों का जब तक शिकार नहीं होगा, बहुत तरह के उनके उपयोग होते हैं। तो कहने का मतलब जो भी है, एक ऐसा नहीं था कि सारे जानवर को मारना प्रतिबंधित था या हर दिन मारना प्रतिबंधित था। तो ये था कुल मिला के। आप शॉर्टली जो है बहुत डिटेल में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत बड़ा ये चौथा जो 5वां आपका जो है स्तंभ लेख बहुत ही बड़ा है, ठीक है। गैंडा मैंने बताया उसको किसी भी समय मारने की जो है अनुमति नहीं थी। गैंडा याद रखिएगा, उसको किसी भी समय मारने की अनुमति नहीं थी। तो ये आपका था 5वां स्तंभ लेख, जिसमें प्राणियों की सूची और विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया, जिसमें बधियाकरण और दाहांकन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये उसका रियलिटी क्या थी वो भी आपने देखा। इसके अलावा जो 6वां स्तंभ लेख है उसमें जो है जनता का हित सुख जिसमें है उसको देखें। जनता का हित और सुख जिसमें है मैं उसकी परीक्षा करता हूं। इस प्रकार अधिकारी वर्ग की भी परीक्षा करता हूं। मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूं, पर स्वयं आगे बढ़ने को मैं मुख्य चीज समझता हूं। तो ये जो लिखा गया है, परीक्षा करता हूं, एक अब याद रखिएगा। उसके अलावा 7वां जो स्तंभ लेख है इसमें धम्म की व्याख्या है, ठीक है। लोक कल्याण हेतु सड़क किनारे छायादार वृक्ष लगाने, प्रति 8 कोस पर कुएं खुदवाने तथा विश्राम गृह बनवाने का जिक्र है। तो इस तरह से आपके जो है ये 7 जो है स्तंभ लेख हो गए, ठीक है, बृहद स्तंभ लेख हो गए। इसके अलावा हम आगे चले तो देखें तो फिर आपके जो है लघु स्तंभ लेख हैं। इसमें भी राजकीय घोषणाएं हैं और इनकी भी संख्या अगर आप देखेंगे जो है लघु स्तंभ कहे जाते हैं। इनकी साची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगलवा, रुमेनदेही से प्राप्त हुई हैं। जो अब जैसे मैंने कौशाम्बी का ही बताया था, इसमें रानी का जो अभिलेख है, रानी का अभिलेख वो किस में, लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में आ जाएगा। रुमनदेवी और निगलवा को हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से ये लघु स्तंभ लेख है। तो इसमें भी छोटे छोटे आदेश हैं। तो जैसे एक मैंने जैसे आपका कुछ थोड़े बहुत लघु स्तंभ लेखों को देखते हैं। तो इसमें जैसे साची, सारनाथ और कौशाम्बी, ठीक है। साची, सारनाथ, एक मिनट फिर से, साची, सारनाथ और कौशाम्बी, इसमें जो है इसमें जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करेगा, वो चाहे भिक्षु हो या भिक्षुड़ी, उसे उत्तरी वस्त्र उतरवाकर सफेद कपड़े पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा तथा संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है संघ भेद रोकने संबंधी धर्मोपदेश के नाम से ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर, साची, सारनाथ, कौशाम्बी में मिला है, ठीक है। आगे हम देखें, इसके अलावा जो रानी का अभिलेख है, अभी मैंने बताया था कि भाई जो कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है, बृहद स्तंभ लेख है, उसमें एक रानी का भी अभिलेख है जो साम्राज्ञी अभिलेख भी कहलाता है। इसमें क्या है, वही जो अशोक की रानी थी कारुवकी, उसके दान पुण्य का उल्लेख किया गया है। और साथ में अशोक के पुत्र जो है तीवर, एक अशोक का पुत्र है तीवर, और उसकी पत्नी या रानी कारुवकी का उल्लेख भी जो है अशोक के वो बृहद स्तंभ लेख में लिखे गए रानी के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दानात्मक अभिलेख कह सकते हैं जो साम्राज्ञी या रानी का अभिलेख है। इसके अलावा अगर हम देखें रुमनदेही की बात करें, थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते, याद दिला देते हैं। रुमनदेही स्तंभ लेख जिसमें जो है अशोक ने क्या किया, लुम्बिनी का कर जो है समाप्त कर दिया। रुमनदेही नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी की धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है कि 20वें राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है अशोक जो है लुम्बिनी की धम्म यात्रा कर रहा है। और अशोक जो है प्रस्तर की विशाल दीवार खड़ी की गई और बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान को बलि एक धार्मिक कर होता था, उसे मुक्त कर दिया गया। उद्बलिक मतलब उससे मतलब बलि कर से मुक्त कर दिया गया तथा भू राजस्व को भी घटा दिया गया। एक
1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। तो एक तरह से इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, रुमनदेही को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और बुद्ध के जन्म स्थान के संबंध में एकमात्र अभिलेखी प्रमाण है, और इस लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख याद रखिएगा। जैसे सबसे बड़ा अभिलेख हमने देखा था तो भाब्रू, ठीक है, भाब्रू आपका जो है अभिलेख था, ठीक है, भाब्रू अभिलेख था। मतलब छोटा जो है अभिलेख सबसे आपका जो है रुमनदेही वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे निगलवा सागर जो है स्तंभ लेख है, वो भी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा आपको याद दिलवाते हैं। निगलवा सागर आपका जो है यहाँ पर राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद यहाँ पर स्थित कनक मुनि स्तूप, ठीक है, संवर्धन कर दुगने आकार का करने का तथा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष द्वारा अशोक के, ये अशोक की यात्राओं का ही वर्णन है इसमें बहुत। आगे हम देखेंगे गुहा लेख, ठीक है। गुहा लेख आपका गया में जो है, गया बिहार में जो है आपकी एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को जो है 12 बार की पहाड़ी कहा जाता है। इसमें जो है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है गुफाओं की दीवार में, जिसमें जो है आजीवक साधुकों को निवास हेतु जो है गुहा दान का उल्लेख मिलता है। मतलब गुफाएं दी गई हैं बराबर की पहाड़ियों में, आजीवक साधुकों को गुफाओं को दान करने का उल्लेख मिलता है। फिर आगे हम चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख देते हैं अशोकों के अभिलेखों से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस अशोक की राजभाषा जो प्राकृत थी, अधिकांश अभिलेख यहाँ प्राकृतिक भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। जो अशोक के अभिलेखों में जो है राइटर का नाम या लेखक कौन है, तो कापड़ या चापड़ याद रखिएगा, कहीं कहीं कापड़ लिखा है, कहीं कहीं चापड़ लिखा है। तो एकमात्र जो है अभिलेखों का लेखक यही है अशोक के अभिलेखों का। इसके अलावा नामों की बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अशोक का व्यक्तिगत नाम किन, अशोक को अशोक के नाम से संबोधित नहीं किया, अशोक को प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय कहा जाता था। अशोक के दो सबसे प्रसिद्ध टाइटल थे देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। लेकिन जो है अशोक को अशोक के नाम से किन अभिलेखों में जो है एड्रेस किया गया है, तो इसमें आप देखेंगे एक मास्की है, याद रखिएगा, उदगेलम है, निट्ठुर है, गुर्जरा है। मास्की, उदेगोलम, निट्ठुर, गुर्जरा, ठीक है। मास्की गुर्जरा को तो लोग जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा उदेगोलम निट्ठुर में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। तो मास्की, उदेगोलम, निट्ठुर और गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कनगहल्ली से प्राप्त अभिलेख में रान्यो अशोक, रान्यो मतलब राजा अशोक नाम मिलता है। कनगहल्ली से प्राप्त लेख में रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक का नाम मिलता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल थे अशोक को जो है देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी मोस्टली सबसे पॉपुलर जो था अगर आप देखेंगे तो आपका प्रियदर्शी ही था, ठीक है। अशोक का पूरा अगर आप नाम देखेंगे तो आपका देवानाम प्रियदर्शी था, या नीचे लास्ट आप पॉइंट देखिए तो देवानाम प्रियदर्शी, अशोक का देवानाम प्रियदर्शी राजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल था। मोस्टली जो अभिलेखों में यही नाम मिलता है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे प्रचलित जो है आपका प्रियदर्शी था और उसका आधिकारिक नाम भी प्रियदर्शी ही था। विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इसके अलावा जो है अशोक को मास्की लघु शिलालेख में अशोक को जो है बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, ठीक है। पनगुडरिया लघु शिलालेख में जो है अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में अशोक को महासूरवीर और अपराजित कहा गया, और यूनानी स्रोतों में अशोक का नाम नहीं मिलता है। आप देख चुके हैं कि भाई सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, बिंदुसार का नाम मिलता है, लेकिन अशोक का जो है यूनानी स्रोतों में कोई नाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है वीडियो, जिसमें हमने अशोक के जो भी अभिलेख थे या चीज़ें थी कवर किया। और आगे के वीडियो में आपका जो है प्रशासनिक संबंधी जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आप लोग करते नहीं हैं और जिससे काफ़ी निराशा होती है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए हमको, जिससे जो है वीडियोस कंटिन्यूटी या वीडियोस के आने का जो है समय जो है बनता रहे, जल्द से जल्द वीडियोस आती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।